एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास का। और ये जो बाल विकास की सीरीज़ शुरू हुई है, इसका आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस सीरीज़ के आप कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपको इस सीरीज़ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, सभी सीरीज़ के सभी वीडियो के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, सभी वीडियो आप ज़रूर देखें इस सीरीज़ के, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, और इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी। इसलिए आप बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियो जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। सभी मटेरियल जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले ये जान लें कि आज है 30 जनवरी, 30 जनवरी। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। आज 30 जनवरी है, आज महत्वपूर्ण दिवस हैं सूर्योदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ये प्रमुख आज के दिवस हैं 30 जनवरी के। सूर्योदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस किसका है? महात्मा गांधी की आज ही के दिन हत्या हुई थी, उनका निधन हुआ था आज ही के दिन, तो वह शहीद दिवस। और सूर्योदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, ये मुख्य 3 जो दिवस हैं 30 जनवरी के। तो ये तो हो गए दिवस की बात। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट यानी सबसे निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख पाएँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट यानी अपेक्षित व्यवहार के सबसे निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, वाद अनुबंध सिद्धांत, या ऑपरेंट सिद्धांत, या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इनमें से क्या सही आंसर होगा? फ्रेंड्स, आप वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आप बाल विकास ऐसा सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन में आप जब माइंड लगाएंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। तो आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, वाद अनुबंध, ऑपरेंट अनुबंध या सामाजिक अनुबंध, इसका क्या आंसर होगा? 41 नंबर का, क्योंकि इससे पहले 40 क्वेश्चन जो है आपके करवाए जा चुके हैं, 41वां नंबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेंट अनुबंध जो है, ये अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। किससे? ऑपरेंट अनुबंध से। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑपरेंट अनुबंध से। नेक्स्ट 42 नंबर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? माता पिता अपने बच्चों के लिए ये अनुमान लगा लेते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। ये क्या कहलाता है? कौन सा नियम कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, या हार्थोन का प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का नियम। प्रतिलोम परिवेश का नियम, या मतलब परिवेश का नियम। ये सब 4 जो ऑप्शन है, इनमें से क्या कहलाता है? कौन सा है जो माता पिता अपने बच्चे में अनुमान लगा लेते हैं कि सभी गुण सकारात्मक है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है? क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव का नियम का मतलब कौन सा प्रभाव, ये नहीं इसमें दिया है, तो ये नहीं होगा। प्रतिलोम का परिवेश का नियम, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव ही इसका जो है राइट आंसर होगा, कि माता पिता जो है अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे बच्चे में सभी गुण सकारात्मक है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। किसका प्रभाव है? यह परिवेश का प्रभाव है। नेक्स्ट, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है।
जो रमेश और अंकित की 2 बच्चे हैं, उनकी समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? ये निकालते हैं बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, उस सूत्र से निकालते हैं। IQ जिसको बोलते हैं, IQ निकालना तो बुद्धि लब्धि निकालते हैं। उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये इसका सूत्र है, फार्मूला है। इसी फार्मूले से ये वाला जो है ये हल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप वीडियो को रोककर इस सूत्र से लगाकर देख सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इससे आप हल कीजिए इसको और आंसर बताइए क्या होगा। 43 नंबर का जो है 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष। 43 का C होगा 12 वर्ष। इसको आप हल करके देखिए, 12 वर्ष ही आएगा। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि जब 120 है तो रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ये इसका राइट आंसर होगा, 12 वर्ष होगी। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इस बुद्धि लब्धि सूत्र से जो है ये निकाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण क्या नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान, क्या नहीं है? निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? यानी 3 है और 1 नहीं है, तो वह नहीं वाला कौन सा है? आयु, लिंग या वैवाहिक या आवासीय स्थान। तो क्या नहीं है? आयु नहीं है। और लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान ये सभी चीज़ें आती असतत चर के उदाहरण में और आयु नहीं आता है। आप देख भी लीजिए कि मतलब क्या चीज़ें अलग से दिख रही हैं, कुछ क्या मतलब 4 ऑप्शन में क्या अलग कैटेगरी का है, तो वही आंसर होगा आपका। ये आयु अलग कैटेगरी का है, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान ये अलग चीज़ें हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है ये असतत चर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता, जो प्रयोगात्मक होते हैं प्रैक्टिकल, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथेच्छित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा, क्या है इसका राइट आंसर? छात्र की प्रयोगात्मक, यहाँ पर प्रयोगात्मक दक्षता की बात हो रही है, तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, आसान भी है। साक्षात्कार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रयोगात्मक दक्षता की बात हो रही है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, प्रश्नावली भी नहीं है, लिखित परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अवलोकन, ये हो जाएगा अवलोकन राइट आंसर। छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता है उसका आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन, ये इसका सही आंसर होगा अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन, क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जब जो मूल्यांकन का जो प्रकार अनुदेशन के समय जो सीखने में विकास में किया जाता है कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? कोई भी बालक, कोई भी बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उस अस्वस्थ होने के उसके क्या कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका? किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण तो परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है। कई बार बच्चे कक्षा में भी बहुत असहज महसूस करते हैं, वो मानसिक रूप से कक्षा में खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो कक्षा का वातावरण भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, पास पड़ोस का वातावरण भी होता है। इसका मतलब है उपरोक्त सभी, ये आंसर सही हो जाएगा।
क्योंकि जब कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है उसका कारण परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है और पास पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? तो 48 नंबर का कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको हस्तांतरण में, यानी हस्तांतरित करना मतलब एक दूसरे में पहुंचाना, एक तरह से कह सकते हैं हस्तांतरित करना में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? विद्यालय, परिवार, पड़ोस या कोई नहीं? तो परिवार करता है, क्योंकि वही सबसे पहले होता है, तो परिवार ही इसका राइट आंसर होगा कि परिवार जो है एक संस्था ही है परिवार भी। तो परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करता है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? कौन से वर्ष में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? जन्म से 2 वर्ष तो नहीं होगा, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष क्या होगा? 11 से 15 भी नहीं होगा और जन्म से 2 वर्ष भी नहीं होगा। तो इन दोनों में आपको कौन सा करना है, 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष? तो होगा इसका 7 से 11 वर्ष। इसका होगा 7 से 11 वर्ष जो है पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियाओं का स्तर है किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। जो आप इनकी जीन पियाजे की जो अवस्थाओं वाला आप देखें अगर उसको पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है उसको, तो उस हिसाब से 7 से 11 वर्ष इसका सही आंसर होगा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष में इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? क्वेश्चन सभी बहुत सिंपल हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तो नहीं होगा, आर्थिक प्रभाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आर्थिक प्रभाव से ही वो अपराधी प्रवृत्ति का हो। अनुशासनहीनता या परिवार का वातावरण क्या हो सकता है? इसका अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण ये है परिवार का वातावरण। परिवार का जो वातावरण है वो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। यहाँ पर मुख्य कारण पूछा जा रहा है, कारण और भी बहुत हो सकते हैं, यहाँ पर मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण जो है उसके अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो बच्चा है सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का या उत्कृष्ट बुद्धि का या प्रतिभाशाली बुद्धि का? तो बच्चे की बुद्धि लब्धि जो निकालते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 से उसकी वास्तविक आयु के अनुसार जब निकालते हैं, तो अगर उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच आ रही है, 90 से 110 के बीच आ रही है, तो वो बच्चा कैसा है? सामान्य बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है या उत्कृष्ट बुद्धि का है या फिर प्रतिभाशाली है? तो इसका क्या आंसर होगा? वो सामान्य बुद्धि का है। तो सामान्य बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि होगी वो 90 से 110 के मध्य होगी, 90 से 110 के बीच होगी, तो वो होगा सामान्य बुद्धि का बच्चा। ये बुद्धि लब्धि वाले जो हैं मतलब किस बुद्धि लब्धि, कितनी बुद्धि लब्धि का बच्चा कौन सा होता है? सामान्य बुद्धि का होता है, जड़ बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है। इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगी मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 90 से 110 के मध्य वो बच्चा होगा सामान्य बुद्धि का, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी, सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? चारों में से कौन सा सही होगा? ये तो बहुत सिंपल है, सभी ने पढ़ा है बाल मनोविज्ञान में कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं।
तो ये भी नहीं होगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ की बात यहाँ पर ये है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है यानी सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, तो वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये पढ़ा भी है हम लोग ने, बाल मनोविज्ञान जब पढ़ी है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये कथन जो है सर्वोत्तम है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इम्पॉर्टेंट है ये, और ये इसके जो पिछले किसी वीडियो में मैंने इसका अनुच्छेद भी बताया हुआ है, संविधान वाले वीडियो में ही शायद इसको बताया हुआ है मैंने, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए जो अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है ये, इसको ध्यान रखिएगा। 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12 नहीं करना है, 6 से 14 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो किसका अध्ययन होना चाहिए शिक्षक को, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, किसका होना चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान का तो होना चाहिए, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चे को समझ सकता है, उसकी मानसिक क्रियाओं को, उसको मानसिक रूप से वो किस तरह का बच्चा है ये समझ सकता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो है होना चाहिए, और अध्यापन विषय का भी होना चाहिए। तो जब अध्यापन विषय का भी होना चाहिए ज्ञान उसको, और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि डी में ही दिखा रहे हैं अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। क्योंकि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी, तभी तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र ये सब पढ़ता है, तभी तो पढ़कर जाता है, क्योंकि उसको बच्चे को समझना होता है। तो बाल मनोविज्ञान भी ज़रूरी है, और जो अध्यापन विषय है उसका ज्ञान भी ज़रूरी है, तभी वो पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है, इसी में ए और बी दोनों ही बातें हैं, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का जो है अध्ययन उसको जो है होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। नेक्स्ट है, एक बच्चे की बुद्धि जो है, वृद्धि यहाँ पर होगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। वृद्धि और विकास की अध्ययन की, यहाँ पर बच्चे की, या मान लीजिए आप छोटा करके पढ़िए तो जल्दी समझ में आएगा आपकी। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या सांख्यिकी विधि। तो इसका क्या होगा, सांख्यिकी विधि तो नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है, तुलनात्मक विधि भी नहीं होगी। तो बताइए किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि या विकासीय विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा विकासीय विधि, विकासीय विधि सबसे अच्छी है, सर्वाधिक अच्छी विधि पूछी जा रही है। सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि, ये सबसे अच्छी विधि है वृद्धि और विकास के अध्ययन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, या इन सभी से। तो किससे सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, या इन सभी से। तो सभी से सीखते हैं, परिवार से भी बच्चे सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, इसका मतलब होगा आंसर इन सभी से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, सामाजिकरण का क्या मतलब है, समाज, हमारे आसपास सामाजिकरण यह है ना, समाज में सब कुछ आ रहा है, तो परिवार भी आ रहा है, विद्यालय भी आ रहा है, साथी भी आ रहा है। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, किससे सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, या इन सभी से। तो इन सभी से सीख रहे हैं बच्चे, बच्चा हो कोई भी हो, वयस्क हो, परिवार से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, साथियों से भी सीखता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से, सभी से वो सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही है? गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब जो उन्होंने वो बताए हैं, अधिमान निर्धारित किए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 हैं, इसमें से 3 हैं और 1 नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि, इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा भावात्मक बुद्धि। स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक भी है और भाषात्मक बुद्धि भी है। इसका मतलब भावात्मक जो बुद्धि है ये नहीं है। भावात्मक बुद्धि क्या? भावात्मक नहीं, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि का जो है ये अधिमान नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक भी है, भाषात्मक भी है, भावात्मक बुद्धि जो है ये नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन? क्या होगा इसका? प्रतिरोध, स्वीकार्यता, क्रांति या अनुकूलन? क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वीकार्यता, क्रांति, अनुकूलन। क्रांति नहीं, अनुकूलन भी नहीं। स्वीकार्यता या प्रतिरोध क्या होगा? सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती हैं। स्वीकार्यता नहीं होगा, प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती हैं, क्योंकि स्वीकार्यता ये नहीं हो सकता। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? तो प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती है। प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। क्रांति मत करिएगा, प्रतिरोध होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र अभी बताया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इससे जब हम निकालें तो मानसिक आयु कितनी होगी? उसकी 5 है और वास्तविक आयु 4 है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 5 बटे 4 गुणा 100 करेंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा? 125। 125 आएगा, ये इसका आंसर होगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी इसकी बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न? क्या नहीं है इसमें से? उपागम कौन सा नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखिए आप, रचनात्मक निर्धारकों को जानने की बात हो रही है। तो रचनात्मक जो निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए वार्तालाप कौशल होता है, परियोजना कार्य भी है, मौखिक प्रश्न भी है, लेकिन क्या नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक निर्धारकों को जानने की बात हो रही है तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात नहीं हो सकती। तो हमारा ये आंसर सही होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? वह है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये उपागम नहीं है। तो आज के वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन को लिया है। हर वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 20 में आप आराम से समझ सकते हैं। तो हर वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज़ से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।